गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग सिटीजनशिप पढ़ रहे थे तो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। तो सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ अन्य कॉन्सेप्ट है, जैसे पीआईओ क्या है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ओसीआई क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और एनआरआई क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा देखेंगे आज। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को दोस्तों आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट इंडिया समझने से पहले दोस्तों कुछ टर्म है जिसको हम लोग समझेंगे, तब दोस्तों पीआईओ, ओसीआई और एनआरआई हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो कुछ बेसिक टर्म है दोस्तों। तो कुछ बेसिक टर्म समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा पासपोर्ट क्या है, एम्बेसी दूतावास क्या है, वीजा क्या है, एफआरआरओ क्या है, लोकल पुलिस स्टेशन क्या है। तो दोस्तों थोड़ा सा इस 5 बिंदु पे हल्का सा देखेंगे। सबसे पहले पासपोर्ट का बात करेंगे दोस्तों। तो पासपोर्ट को समझने के लिए ऐसे समझिए दोस्तों, पासपोर्ट एक प्रकार से किसी देश का आईडी होता है। जैसे मान ले मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं तो मेरा इंडियन आईडी एक प्रकार का पासपोर्ट जो हमको प्रमाणित करेगा किसी फॉरेन कंट्री में कि मैं इंडियन हूं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हूँ थोड़ा सा। मान ले आप कहिएगा कि जैसे मान ले अभी फिलहाल मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मान ले मेरा बिहार का वोटर आईडी होगा, कोई झारखंड का, किसी के पास झारखंड का वोटर आईडी होगा, किसी के पास यूपी का, किसी के पास राजस्थान, किसी के पास जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों हम लोग का वोटर आईडी है जो हमारा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का प्रमाण है कि हाँ हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से, कोई जम्मू कश्मीर से, कोई एमपी से। तो दोस्तों आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रमाणित करता है इंडिया में। इंडिया के अंदर आप प्रमाणित करोगे कि आप यूपी के हो, बिहार के हो कि एमपी के हो, दोस्तों ये आपका वोटर आईडी डिसाइड करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप अमेरिका चले गए, मान लें ब्रिटेन चले गए, मेरे पास बिहार का वोटर आईडी है या यूपी का वोटर आईडी है, तो दोस्तों अमेरिका या ब्रिटेन तो हमको पहचान नहीं पाएगा। तो हमको इसके लिए चाहिए दोस्तों क्या, पासपोर्ट। और इस पासपोर्ट पे दोस्तों इंडिया का क्या होगा दोस्तों, इंडिया का मोहर होगा। इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो दोस्तों आपको विदेश में प्रमाणित करेगा, सर्टिफाई करेगा, आइडेंटिटी देगा कि आप इंडियन सिटीजन हो। तो दोस्तों पासपोर्ट एक प्रकार का आपका आईडी है जो किससे रिलेटेड है, पार्टिकुलर स्टेट से। किससे दोस्तों, स्टेट। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि इंडिया क्या है कि स्टेट है। तो स्टेट और नागरिक के बीच में रिलेशन हम लोग डील किए थे। तो स्टेट और नागरिक के बीच में रिलेशन दोस्तों डिसाइड करता पासपोर्ट। तो पासपोर्ट हमको फॉरेन कंट्री में दोस्तों सर्टिफाई करवाता, वेरीफाई करवाता, ऑथेंटिकेट करवाएगा दोस्तों कि आप क्या हो, आप इंडियन हो। तो पासपोर्ट आपको होल्ड करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है दोस्तों, आईडी कार्ड ऑफ पार्टिकुलर स्टेट। पासपोर्ट एक प्रकार का किसी भी कंट्री का आइडेंटिटी है ताकि हमें किसी दूसरे देश में जाने पे आसानी से यह प्रमाणित हो कि हम इसी देश का नागरिक है। तो दोस्तों पासपोर्ट क्या है, तो आपका नागरिकता को क्या करता है, सेटिस्फाई करवाता है। अब देखेंगे दोस्तों एम्बेसी क्या है, दूतावास। तो दूतावास भी समझना जरूरी है। जैसे आप देखोगे मान लें इंडिया है, इंडिया के अंदर दोस्तों आप देखोगे एक बिल्डिंग बना हुआ है, एक छोटा सा। इंडिया के अंदर एक छोटा सा बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें यूएसए लिखा है, इसमें यूके लिखा हुआ है। मान के चलिए कि दिल्ली का क्षेत्र है, तो दिल्ली में ही एक ऑफिशियल बिल्डिंग होगा किसका दोस्तों, यूएसए का, अमेरिका का। और दिल्ली के अंदर ही दोस्तों यूके, यूनाइटेड किंगडम का ऑफिशियल बिल्डिंग होगा। इसी प्रकार दिल्ली में और भी बहुत सारा बिल्डिंग होगा। मान ले फ्रांस का, जर्मनी का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, नेपाल का, भूटान का, बहुत सारे कंट्री का एक छोटा छोटा ऑफिशियल बिल्डिंग होगा दोस्तों। यही कहा जाता है एम्बेसी। तो एम्बेसी में दोस्तों आप देखोगे है तो दूसरा कंट्री का, लेकिन इसके अंदर इसका सोवरेन होता है दोस्तों। इसका असली मालिक कौन होगा दोस्तों, जिसका एम्बेसी है वही मालिक होगा। आप ऐसे समझिए कि मान ले आप यहाँ पर, मान ले हम यहाँ पर दिल्ली का जो इलाका है, इस दिल्ली के इलाके में दोस्तों मान ले यहाँ पर यूएसए का एम्बेसी है। ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये छोटा सा जो बिल्डिंग दिख रहा है किसका दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है ऑफिशियल बिल्डिंग अमेरिका का है।
तो दोस्तों अमेरिका इसका मालिक है, ओनर है, सोवरेन है। यहां पर इंडिया का सोवरेनिटी खत्म हो जाता है, मतलब इसका मालिक कौन है दोस्तों? अमेरिका। अगर एग्जाम्पल दो, मान ले अगर कोई पाकिस्तानी दोस्तों, मान ले कोई पाकिस्तानी जो है टेररिस्ट है, अगर मान ले इंडिया में आया, इंडिया में आने के बाद दोस्तों मान ले ताज होटल पे अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद दोस्तों ये पाकिस्तानी अगर यूएसए के एम्बेसी में चला जाता है, तो एम्बेसी तो दोस्तों इंडिया के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर ही है। किसका एम्बेसी है? अमेरिका का। लेकिन दोस्तों अगर ये टेररिस्ट एम्बेसी में चला गया अमेरिका का, तो दोस्तों भारत के पास पावर नहीं है कि इस व्यक्ति को पकड़ ले। सबसे पहले अमेरिका से परमिशन लेना होगा कि हाँ भाई तुम्हारे एम्बेसी में मेरा जो है एक टेररिस्ट है जो अटैक करके मुंबई पे चला गया है। तो जब तक अमेरिका परमिशन नहीं देगा दोस्तों, तो आप इस टेररिस्ट को नहीं पकड़ सकते हैं, डिस्पाइट बावजूद कि आपका इलाका है। लेकिन इसका सोवरेन कौन है, मालिक कौन है दोस्तों? तो यहां पर यूएसए है। तो एम्बेसी का कॉन्सेप्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप देखोगे दोस्तों कि वीजा वगैरह इशू करने का पावर एम्बेसी है। तो यहां पर दोस्तों आप क्या परिभाषा में लिखा हो दोस्तों? ऑफिशियल बिल्डिंग ऑफ अदर कंट्री हैविंग सोवरेन पावर, मतलब किसी दूसरे कंट्री का ऑफिशियल बिल्डिंग इंडिया में हो और उसका का पूरा सोवरेन पावर उसी कंट्री को, अमेरिका का ही है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्बेसी। जैसे आप पढ़ोगे डिप्लोमेट, कॉन्सुलेट, ये सब कहां रहते हैं दोस्तों? आप अभी देखोगे डिप्लोमेट या फिर कॉन्सुलेट, तो दोस्तों ये सारे एम्बेसी में रह गया। फिर एम्बेसडर, आप देखोगे एम्बेसडर, तो सारे दोस्तों कहां रहते हैं? सारे रहते हैं एम्बेसी में, ऑफिशियल बिल्डिंग के अंदर। अब इसका थोड़ा एक विकीलिप्स का केस होगा दोस्तों, याद होगा जो जूलियन असांजे का जो केस था, आप देखोगे कहानी इसमें क्या। जैसे यहां पर हम एग्जांपल दिए दोस्तों कि ये जैसे यूएसए का यहां पर दूतावास है, उसी प्रकार इंडिया का भी दूतावास हो सकता है दोस्तों। आप देखोगे जैसे यहां देख लो, मान ले दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका में भी दोस्तों एक इंडिया का मैप बना हुआ है और साउथ अमेरिका में भी इंडिया का मैप बना हुआ। मान ली ब्राजील का इलाका है दोस्तों, मान के समझिए कि ब्राजील का इलाका है और ब्राजील के इलाके में इंडिया का एम्बेसी है, मतलब इस इलाके में पूरा मालिक कौन है दोस्तों? तो इंडिया है। इस इलाके में दोस्तों मालिक कौन है? तो इंडिया है। लेकिन इस क्षेत्र किसका? ब्राजील का। और मान ले अमेरिका है, अमेरिका के अंदर दोस्तों किसका एम्बेसी है? इंडिया का। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो पिंक कलर का इलाका है, पूरा का पूरा बाउंड्री का मालिक कौन है दोस्तों? तो इंडिया है। तो किसी भी देश का एम्बेसी किसी दूसरे के कंट्री में हो, तो जिसका एम्बेसी होता है वही मालिक होता है। यहां पर अगर इंडिया का एम्बेसी है अमेरिका में, तो मालिक कौन है दोस्तों? इंडिया। और यहां पर भी ब्राजील में इंडिया का एम्बेसी है, मालिक कौन है दोस्तों? इंडिया। जबकि इसके पीछे वाले एग्जाम्पल में हम देखे थे कि किसका था एम्बेसी? तो यूएसए का था। तो इस इलाके में मालिक कौन था दोस्तों? यूएसए। तो एम्बेसी कहने का मतलब कि सोवरेन पावर होता अदर स्टेट का। अब यहां दोस्तों थोड़ा सा एक केस आप देखोगे, जूलियन असांजे का एक विकीलिप्स आप दोस्तों देखोगे। विकीलिप्स एक वेबसाइट था और इस वेबसाइट का मालिक था दोस्तों जूलियन असांजे, जो कहां का नागरिक था? ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था। तो दोस्तों आप देखोगे इस कहानी, इसमें क्या हुआ था कि जो जूलियन असांजे था दोस्तों, ये कहां का नागरिक था? ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था। और ये दोस्तों क्या किया था कि अमेरिका का डॉक्यूमेंट को दोस्तों लीक कर दिया था। आप देखोगे तो अमेरिका का डॉक्यूमेंट है, ये दोस्तों नॉर्थ अमेरिका है और ये दोस्तों साउथ अमेरिका है। तो आप यहां दोस्तों देखोगे कि जो अमेरिका का जो डॉक्यूमेंट था दोस्तों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसमें जैसे मान ले अमेरिका के कितने सारे जो हेलीकॉप्टर थे, आप देखोगे दोस्तों इराक का जब वार हुआ था, इराक और ईरान का, तो इसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे और इसमें दोस्तों गलती अमेरिका का था। उसमें बगदाद के इलाके में बहुत सारे निर्दोष लोग को मारा गया था। लेकिन इसका जो ये डॉक्यूमेंट था दोस्तों, इसको क्या कर दिया था? पब्लिश कर दिया था कौन? विकीलिप्स एक वेबसाइट है, इसका फाउंडर है जूलियन असांजे। तो जूलियन असांजे दोस्तों इसको लीक कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका को दोस्तों क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अमेरिका का जो क्रेडिबिलिटी था पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी में कि भाई ये तो बगदाद में, जो ईरान इराक में जो बगदाद में बहुत सारे निर्दोष मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? निंदा होगा वर्ल्ड कम्युनिटी में
कंडेम होगा कि नहीं भाई आप बहुत गलत किए हो। तो इस वजह से क्या किया दोस्तों, हालांकि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक नहीं कर सकते हो, तो दोस्तों ये क्या किया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति था जूलियन असांजे को पकड़ना चाह रहा था। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि जूलियन असांजे यहां ब्रिटेन में, आप देखोगे यहां पर दोस्तों ब्रिटेन में इलाका दोस्तों ब्रिटेन का, और ब्रिटेन में इक्वाडोर का एम्बेसी है दोस्तों। यहां पर किसका एम्बेसी है, इक्वाडोर का। तो ये क्षेत्र तो दोस्तों है ब्रिटेन का, लेकिन इसके अंदर एम्बेसी किसका है, इक्वाडोर का। तो दोस्तों जूलियन असांजे यहां जाके शरण ले लेता है, जूलियन असांजे इक्वाडोर में जाके शरण ले लेता है। तो अमेरिका अगर ब्रिटेन को कहेगा कि भाई तुम्हारे इलाके में मेरा एक दोषी पहुंचा हुआ है, तो दोस्तों ब्रिटेन के पास पावर नहीं है कि जूलियन असांजे को अमेरिका को अरेस्ट करवा दे। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के इलाके में जो एम्बेसी है किसका, इक्वाडोर का। तो अमेरिका को जाना पड़ेगा कहां दोस्तों, इक्वाडोर, और इक्वाडोर के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बोलना होगा कि भाई आपका जो एम्बेसी में जूलियन असांजे छिपा हुआ है उसको आप मुझे अरेस्ट करना है, क्योंकि मेरा पेपर को लीक कर दिया, मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया। तो दोस्तों ये इलाका तो किसका है दोस्तों, ब्रिटेन का, लेकिन इसके अंदर एम्बेसी किसका है, इक्वाडोर का। लेकिन इलाका ब्रिटेन को होने के बावजूद ब्रिटेन इसका मालिक नहीं है। मालिक कौन है दोस्तों, इक्वाडोर। क्यों, क्योंकि इक्वाडोर का एम्बेसी है। तो एम्बेसी का कॉन्सेप्ट जो दोस्तों जानना जरूरी है, क्योंकि जब अभी पीआईओ ओसीआई वगैरह डील करेंगे तो थोड़ा सा एम्बेसी का कॉन्सेप्ट आएगा। तो दोस्तों एक एम्बेसी। अब यहां पर दोस्तों ये कहानी जो ऑलरेडी बता चुके थे, यूएसए का दोस्तों पेपर डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, और इक्वाडोर दोस्तों आप देखोगे इक्वाडोर का इलाका नॉर्थ अमेरिका में, और इसका एम्बेसी ब्रिटेन में था। लेकिन असली मालिक दोस्तों इक्वाडोर है, ना कि ब्रिटेन। हालांकि ब्रिटेन के क्षेत्र में ही एम्बेसी है, लेकिन असली मालिक दोस्तों कौन है, इक्वाडोर। और जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था दोस्तों, जो जूलियन असांजे था, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। तो देखिए है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन चला गया ब्रिटेन में, और ब्रिटेन के अंदर है एम्बेसी इक्वाडोर का, तो असली मालिक है इक्वाडोर। तो अमेरिका को सीधे किसके पास आना पड़ेगा, इक्वाडोर के पास। अमेरिका अगर जाएगा ब्रिटेन के पास कोई फायदा नहीं, अमेरिका अगर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास कोई फायदा नहीं, अमेरिका को सीधे आना पड़ेगा इक्वाडोर के पास, क्योंकि एम्बेसी किसका है, इक्वाडोर का। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है किसका, एम्बेसी का। अब दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं वीजा। वीजा क्या होता है दोस्तों, तो वीजा होता है विजिटर स्टे एडमिशन। कहने का मतलब वीजा का कॉन्सेप्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि वीजा इशू कौन करता है, एम्बेसी। अब जैसे ऐसे समझिए दोस्तों, मान ले मैं इंडियन हूं, मुझे जाना है दोस्तों ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जाने के लिए दोस्तों हम क्या, अभी तो हम इंडिया में हैं, तो डायरेक्ट ब्रिटेन तो जा नहीं सकते हैं। तो दिल्ली में हम क्या बताएं दोस्तों, दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहां पर यूके का क्या एम्बेसी है। अभी जस्ट हम बताएं कि इंडिया में बहुत सारे देशों का एम्बेसी है, एक बिल्डिंग है, एक ऑफिशियल बिल्डिंग है। तो दोस्तों हम चले गए क्या, दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों यूके यूनाइटेड किंगडम का एम्बेसी में गए, और यूनाइटेड किंगडम का एम्बेसी से दोस्तों यहां से परमिशन लेंगे वीजा का। तो दोस्तों यहां पहले हम गए कहां, पहले अगर हमको जाना है दोस्तों ब्रिटेन, तो सबसे पहले भी मान ले मैं राजस्थान में हूं, तो मुझे जाना होगा दिल्ली। दिल्ली में कहां, तो दिल्ली में यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों किसमें, एम्बेसी में। इससे दोस्तों वीजा लेना होगा, विजिटर स्टे एडमिशन। तो दोस्तों ये वीजा दे देगा, ब्रिटेन हमें वीजा दे देगा, अलाउ कर देगा। फिर दोस्तों वीजा के साथ मेरा पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट किसका होगा, इंडियन पासपोर्ट होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम बताएं कि किसी भी देश का नागरिकता कौन डिसाइड करता है, उसका पासपोर्ट। हम वोटर आईडी दे के जाएंगे बिहार का तो हमको नहीं पहचानेगा, या राजस्थान या एमपी का। मेरे पास पासपोर्ट होना चाहिए इंडिया का। तो दो डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए ब्रिटेन जाने के लिए, एक तो मेरा पासपोर्ट इंडिया का, और दूसरा एक वीजा जो किससे इशू हुआ है, यूनाइटेड किंगडम से। ये दोनों लेने के बाद ही दोस्तों हम कहां जाएंगे, ब्रिटेन में। तो एम्बेसी का रोल बहुत ज्यादा है दोस्तों। जब तक एम्बेसी वेरीफाई नहीं करेगा कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, तो आप ब्रिटेन नहीं जा पाओगे। लास्ट केस में देखोगे जब नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में दोस्तों आप देखो कि गोधरा कांड के तहत आप देखो थे कि उनको क्या कर दिया गया था कि वीजा रोक दिया गया था अमेरिका। बाद में देखा जाएगा कि उनको बोला गया था कि जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनको वेलकम किया गया। तो वीजा अगर दोस्तों आपको रोक दिया जाएगा तो किसी देश में आप नहीं जा पाओगे, और वीजा इशू कौन करता है, उसी देश का एम्बेसी इशू करता है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों वीजा का। अब एक और कॉन्सेप्ट है दोस्तों, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस।
और एक होता लोकल पुलिस। तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, अगर कोई विदेशी इंडिया में आता है, तो विदेशी अगर कोई इंडिया में आता है, तो अगर इंडिया में दोस्तों विदेशी कोई आया होगा, तो मान ले ब्रिटेन का कोई आदमी आया यहाँ से दोस्तों, मान ले ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में दोस्तों आपको पता होगा कि ब्रिटेन में भी इंडिया का एम्बेसी होगा, तभी तो आया। मान ले आप यहाँ पर ब्रिटेन देखोगे दोस्तों, मान ले ब्रिटेन का इलाका है, तो ब्रिटेन में भी दोस्तों आप देखोगे कि इंडिया का यहाँ पर एम्बेसी होगा, और इंडिया का एम्बेसी में ब्रिटेन का आदमी वहाँ से वीज़ा लिया होगा और साथ ही ब्रिटेन का पासपोर्ट लिया होगा। तो ब्रिटेन में इंडिया का एम्बेसी है जो इस फॉरेनर को वीज़ा दिया और साथ ही साथ ब्रिटेन का पासपोर्ट लेके इंडिया में आया। लेकिन इंडिया में दोस्तों जब आएगा तो इसको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ में इसको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और साथ ही साथ लोकल पुलिस से भी कंसल्ट करना होगा। तो ये दो कंडीशन दोस्तों करना पड़ेगा फॉरेनर को इंडिया में आने के बाद। तो दोस्तों आप देखोगे कि FRRO इंडियन है और लोकल पुलिस भी इंडियन है, तो FRRO भी वेरीफाई करेगा फॉरेनर को और लोकल पुलिस भी वेरीफाई करेगा, तभी यहाँ पर दोस्तों इंडिया में स्टे करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब अभी हम लोग पढ़ेंगे PIO और OCI तो बार बार इस टर्म सुनने आएगा, FRRO क्या है, लोकल पुलिस क्या है, एम्बेसी क्या है, वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है, तो बार बार दोस्तों सुनने में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे OCI और PIO। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अब आए ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन क्या है और OCI क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहां पर पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कहने का मतलब कि इंडिया का ही ओरिजिन से है, मतलब इंडिया में ही पैदा लिया होगा, इंडिया का नागरिकता होगा। और ओवरसीज कहने का मतलब कि इंडिया के बाहर, मतलब समंदर पार, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से कहां रह रहा है दोस्तों, बाहर। तो दोनों को बीच में थोड़ा सा टेक्निकल अंतर देखेंगे। PIO कार्ड ये एक तरह से कार्ड होता है दोस्तों, जैसे भी क्या बोले, जैसे वोटर कार्ड होता है, पासपोर्ट होता है, उसी प्रकार PIO एक कार्ड होता है दोस्तों। उसी प्रकार OCI भी एक कार्ड होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। तो कौन आदमी को PIO कार्ड दिया जाएगा और किसको दोस्तों OCI कार्ड दिया जाएगा, ये दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल अंतर देखेंगे। तो इसमें कह रहा वही आदमी को PIO कार्ड दिया जाएगा जो यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर आप कंडीशन देखो, बोला गया तो उसका जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ होगा। हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों अनडिवाइडेड इंडिया का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें बोले थे जब अनडिवाइडेड इंडिया का बात करेंगे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पूरा का पूरा दोस्तों किसका पार्ट होगा, पूरा का पूरा इंडिया का पार्ट होगा दोस्तों। अनडिवाइडेड इंडिया में क्या है दोस्तों, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश में भी। मतलब ये किसका बात कर रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का बात कर रहा दोस्तों। तो 1935 में दोस्तों क्या कह रहा, या तो ही और सी वह भारत का नागरिक था, या तो उसके पिताजी भारत के नागरिक थे, या तो उसके दादाजी मतलब ग्रैंड पेरेंट। तो दोस्तों ऊपर की ओर जा रहा, ये पूर्वज की बात करता है, एंसेस्टर की बात करता है। क्या बोलता है दोस्तों, या तो वह स्वयं भारत का नागरिक था, या तो उसके पेरेंट भारत के नागरिक थे, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट भारत के नागरिक थे। तो दोस्तों ये ऊपर की ओर जाता है, एंसेस्टर की बात करता है, पूर्वज की बात करता है। जबकि आप OCI पढ़ोगे तो ये दोस्तों डिसेंडेंट की बात करेगा, ये दोस्तों वंशज की बात करेगा। बोलेगा या तो वह भारत का नागरिक था, या तो उसका सन या डॉटर भारत का नागरिक था, या तो दोस्तों उसका ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर भारत का नागरिक था। तो दोस्तों ये डिसेंडेंट की बात करेगा और ये दोस्तों एंसेस्टर की बात करेगा, ये पूर्वज की बात करेगा और ये दोस्तों वंशज की बात करेगा। तो दोस्तों वंशज वाला आज का जनरेशन का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए वंशज को थोड़ा ज्यादा पावर दोस्तों दिया गया। क्यों, क्योंकि भारत चाह रहा था कि जो वैसे नागरिक जो भारत के थे पास्ट में, अगर इंडिया में आएंगे तो दोस्तों इंडिया का रेमिटेंस बढ़ेगा और इंडिया का ग्लोबल मार्केट में एक रिस्पेक्ट होगा। तो वो चाह रहे थे कि इन लोग को स्पेशल प्रोविजन दिया जाए। तो दोस्तों ये हमारे क्या था, डिसेंडेंट थे, मतलब अपकमिंग जनरेशन थे, तो इंडिया को इससे ज्यादा फायदा था, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया गया था। जबकि दोस्तों बात कर रहा
एंसेस्टर का। तो एंसेस्टर दोस्तों ऑलरेडी जो गुजर चुका है, डेथ हो गया, तो इससे इंडिया को थोड़ा कम फायदा था, तो पीआईओ को थोड़ा सा कम पावर दिया गया था। तो दोस्तों ये मेन टेक्निकल डिफरेंस है। अब देखेंगे पीआईओ और ओसीआई। पहले पीआईओ देख लेते हैं दोस्तों। तो पीआईओ अगर दोस्तों आप देखोगे तो पीआईओ का दोस्तों किसको पीआईओ दिया जाए, तो यहां पर सवाल था, अभी हम पढ़े कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत भारत का नागरिक था। तो भारत का नागरिक था, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। पहला कंडीशन लेके चलते दोस्तों, इसमें 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन मान ले, हम देखते हैं। पहला कंडीशन मान ले दोस्तों, मैं 1935 में मान ले मैं इंडिया में पैदा हुआ था, अनडिवाइडेड में। तो 1935 में दोस्तों मान के चलिए कि मेरा उम्र 10 साल हो रहा था दोस्तों। मान लो 1935 में मेरा एज 10 साल हो रहा था। मान ले मैं भी आज़ादी के लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, मेरा उम्र 10 साल हो रहा था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद दोस्तों मैं ब्रिटेन में शिफ्ट हो गया। मान के चलिए कि 26 जनवरी 1950 जब यहाँ नागरिकता मिलने वाला था, तो मैं ब्रिटेन में चला गया। मुझे लगा इंडिया में भी पार्टीशन हुआ है और इंडिया का माहौल सही नहीं, तो मैं हमेशा के लिए ब्रिटेन में शिफ्ट हो गया। अब ब्रिटेन में शिफ्ट हो गया, मान ले दोस्तों 1965 के बाद, 1965 में मेरा एज कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर 1935 में मेरा 10 साल था, तो 1965 में मेरा एज 30 साल हो जाएगा। अब मेरा मन किया कि मैं इंडिया में जाऊं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है दोस्तों। या तो मैं इंडिया सिटीजनशिप ले सकता हूं, या तो पीआईओ कार्ड ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हम बताए थे दोस्तों कि अगर आप इंडिया मूल के हो तो इंडिया में रहने के लिए आपको कम से कम 7 साल रहना होगा। तो दोस्तों अभी मान लो 1965 का दौर चल रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं इंडिया में, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मुझे इंडिया में रहना, तो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन था। या तो मैं 7 साल इंडिया में रहने के बाद भारत का नागरिकता ले लेता, नहीं तो मेरा मन था कि नहीं, मैं नागरिकता इंडिया का नहीं लूंगा, मैं ब्रिटेन में ही रहना चाहता हूं, मैं बस घूमने के लिए इंडिया में जाऊंगा। तो मुझे एक स्पेशल कार्ड दिया जाता, उसको बोला गया पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ये बाद में कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, ये लगभग 1999 के आसपास का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में आया है। तो दोस्तों ये 90 के बाद में कॉन्सेप्ट आया है। भारत चाह रहा था कि बहुत सारे वैसे नागरिक जो बाहर हैं इंडिया में आए, रेमिटेंस दे, इकोनॉमिकल रूप से इंडिया को आगे बढ़ाए, तो इसीलिए स्पेशल प्रोविजन दिया गया दोस्तों। तो पहला कंडीशन आप देख लिए, अगर मैं खुद पैदा हुआ होता 1935 में, मेरा 10 साल का उम्र था, हम बाहर शिफ्ट हो गए 65 में, अगर हम आए, या दोस्तों मान के चलिए कि हम 2000 में आए, 2000 में भी अगर आएंगे, तो आप दोस्तों 1935 से लेकर 2000 लगभग कितना साल होगा दोस्तों? 65 साल। तो 65 साल के उम्र में भी अगर हम इंडिया में आना चाहेंगे तो मुझे 7 साल रहना होगा, तब नागरिकता मिलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ब्रिटेन का ही नागरिक रहे, फिर भी हम भारत का फायदा ले, तो मुझे कौन सा कार्ड लेना पड़ेगा? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। इस कार्ड का क्या महत्व है बाद के लेक्चर में देखेंगे, इसीलिए दोस्तों पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है दोस्तों, हम क्या बताएं, या तो मेरा पेरेंट या तो ग्रांड पेरेंट, अभी जस्ट बताए थे, आप देखोगे दोस्तों यहां पर हम बताए थे कि या तो आप पैदा लिए हो 1935 में, या तो आपके पेरेंट, या तो आपके ग्रांड पेरेंट। तो यही तीनों कंडीशन था दोस्तों, तो इसी को देख रहे हैं हम लोग आगे। तो यहां पर कंडीशन था दोस्तों क्या? दूसरा कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन तो देख लिए कि अगर मैं खुद पैदा हुआ होता 1935 में। दूसरा कंडीशन में आया दोस्तों कि क्या हम बताएं, या तो आपके पेरेंट कहां दोस्तों 1935 में, कहां? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 आपके पेरेंट दोस्तों कहां? इंडिया में पैदा लिए थे, लेकिन आपके पेरेंट कहां शिफ्ट हो गए? ब्रिटेन में। कहां शिफ्ट हो गए दोस्तों? ब्रिटेन में। तो मेरे पेरेंट अगर ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए, मान ले मेरा जन्म भी ब्रिटेन में ही हुआ है, तो दोस्तों मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरा जन्म अगर ब्रिटेन में हो तब पर भी मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इंडिया में 7 साल रह के इंडिया का नागरिकता लूं, या तो मैं अगर इंडिया का नागरिकता नहीं लेना चाहता हूं तो मैं क्या लूंगा? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन का कार्ड। तो मेरे पास भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है। पहला तो मैं खुद जन्म लिया था तब पर भी मेरे पास ऑप्शन था, अब मेरे पेरेंट भी अगर जन्म लिए हो तो भी यही ऑप्शन है, या मेरे ग्रांड पेरेंट भी अगर इंडिया में जन्म लिए हो और मैं ब्रिटेन में रह रहा हूं तब पर भी दोस्तों मैं पीआईओ कार्ड ले सकता हूं। तो ये दूसरा कंडीशन है दोस्तों।
तीसरा कंडीशन में अगर मान ले मैं ब्रिटेन में दोस्तों मैं जन्म कहाँ लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इंडिया में जन्म लिया था, और मैं कहाँ रह रहा हूं दोस्तों, ब्रिटेन में। तो मैं ब्रिटेन में रह रहा हूं, भले मैं पीआईओ कार्ड न लूं, पीआईओ कार्ड या तो सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं इंडिया में 7 साल रुक जाऊं तो मुझे इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा। अगर मैं इंडिया का नागरिकता नहीं लेना चाहूंगा तो पर्सन ऑफ इंडिया पीआईओ कार्ड ले सकता हूं। लेकिन क्या सिर्फ मैं ही ले सकता हूं? नहीं, मेरी वाइफ भी दोस्तों अगर लेना चाहेगी तो मेरी वाइफ भी पीआईओ कार्ड ले सकती है। मेरी पत्नी या मेरा बच्चा, मेरा बेटा भी अगर दोस्तों चाहेगा, वाइफ और सन दोनों चाहेगा, डॉटर चाहेगा, तो दोस्तों पीआईओ कार्ड ले सकता। तो एक कंडीशन आप देख लिए, पहला स्वयं या तो उसका पेरेंट या तो उसका ग्रैंड पेरेंट या तो उसकी वाइफ या चाइल्ड ले सकता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका था, पीआईओ का। अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों ओसीआई का। ओसीआई में दोस्तों हम लोग देखे थे कि ओसीआई क्या दोस्तों बात कर रहा था, ओसीआई बात कर रहा था डिसेंडेंट, या तो आप पैदा लिए हो या तो आपके बेटे पैदा लिए हो या तो उसके बेटे के बेटे, माने पोता। तो दोस्तों आप सन जाओ या तो ग्रांड सन की ओर जाओ, तो डिसेंडेंट की बात करता है दोस्तों ओसीआई। तो ओसीआई में दोस्तों आप देखोगे यहां पर क्या था, पहला कंडीशन था दोस्तों या तो आप, हम एग्जांपल मान ले फिर लेते दोस्तों, मान के चलिए कि मैं इंडिया में था और मैं चला गया, इंडिया का नागरिक था, 1950 के बाद दोस्तों मैं चला गया कहां, 1950 के बाद मैं चला गया ब्रिटेन। इसका मतलब जब भारत का संविधान बना था तो आर्टिकल 5 के तहत तो मेरे पास नागरिकता था, लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 5 के तहत मेरे पास नागरिकता था, लेकिन 1950 के बाद हम ब्रिटेन में शिफ्ट हो गए और ब्रिटेन का नागरिकता ले लिए। इसका मतलब इंडिया का तो नागरिकता खत्म हो गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है दोस्तों, अगर मैं वापस इंडिया आना चाहूं तो मुझे इंडिया में 7 साल रहना पड़ेगा, या नहीं तो अगर हम चाहेंगे ओसीआई कार्ड लेना तो मुझे ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं भारत का क्या था, नागरिक था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अभी मैं ओवरसीज हूं, समंदर पार हूं, लेकिन कभी ना कभी तो मैं इंडिया का नागरिक था। तो इसीलिए हमको ये प्रोविजन दिया गया कि आप इंडिया के नागरिक थे, इसीलिए आपको ये प्रोविजन दिया जाएगा, आपको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। या दूसरा कंडीशन है मेरा बेटा, मान ले बाद के जनरेशन मेरा बेटा भी अगर इंडिया का नागरिक था और बाद में दोस्तों ये कहां चला गया है, विदेश, फॉरेन, ओवरसीज, तो इसको भी दोस्तों या तो ओसीआई कार्ड लेना चाहेगा तो लेगा, या 7 साल इंडिया में रहकर नागरिकता लेगा। तो ओसीआई कार्ड पे ही चर्चा होगा। तीसरा कंडीशन है दोस्तों किसमें, या तो मेरा ग्रैंड सन, मेरा पोता भी चाहेगा। क्यों? कि मान ले मेरा पोता बाहर रह रहा है, मेरा पोता बाहर रह रहा है, लेकिन मेरे पोता के पिताजी और पिताजी के पिताजी तो दोस्तों क्या थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे। तो दोस्तों ग्रैंड सन को भी दो ऑप्शन है, या तो ये नागरिकता ले सकता है या तो ओसीआई कार्ड ले सकता है। और सेम कंडीशन नीचे में होगा वाइफ, या तो ओसीआई की वाइफ भी दोस्तों चाहेगी तो यहां पर ओसीआई कार्ड ले सकती है, और नहीं तो 7 साल रहकर नागरिकता ले सकती है। और सेम कंडीशन है माइनर के लिए। तो दोस्तों आज हम कॉन्सेप्ट देखें सबसे पहले कि पासपोर्ट क्या है, वीजा क्या है, एम्बेसी क्या है, एफआरआरओ क्या है, लोकल पुलिस क्या है, और फिर देखें दोस्तों कि ओसीआई क्या है और एनआरआई क्या है। तो ये दोनों दोस्तों ओसीआई और एनआरआई भारत के नागरिक नहीं है। अभी आप जो देखोगे तो दोनों के दोनों दोस्तों क्या थे, भारत के नागरिक नहीं थे। क्यों? क्योंकि बार बार जब हम बोल रहे थे, जब चर्चा के दौरान, डिस्कशन के दौरान बार बार दोस्तों हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे या तो 7 साल रहना होगा या तो पीआईओ कार्ड लेना होगा, या तो 7 साल रहना होगा या तो ओसीआई कार्ड लेना होगा। अगर 7 साल रहता तब भारत का नागरिक मिलता, नहीं तो क्या लो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये भी 7 साल रहता तब भारत का नागरिक मिलता, नहीं तो क्या कार्ड लेना पड़ेगा, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। मतलब ये दोनों दोस्तों भारत के नागरिक नहीं है, इन लोग को भारत का नागरिकता का कोई अधिकार नहीं है, ना तो पॉलिटिकल राइट है, ना ही वोटर राइट है, ना ही वोटिंग देने का अधिकार है। अब एक और कॉन्सेप्ट आएगा दोस्तों क्या, तो एनआरआई। तो अभी दोस्तों हम देखें कि पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और एक देखें ओवरसीज ऑफ इंडिया
और एक दोस्तों एनआरआई। एनआरआई दोस्तों भारत का नागरिक है, जबकि पीआईओ भारत का नागरिक नहीं है, ओसीआई भी भारत का नागरिक नहीं है, और एनआरआई भारत का नागरिक है। तो लेकिन एनआरआई क्यों कहा गया दोस्तों? तो एनआरआई इसलिए कहा गया, अगर आप इंडिया में, अगर आप इंडिया से बाहर, कह रहा कि आप इंडिया से बाहर एक साल में 6 महीना से ज्यादा आप बाहर रहते हो, एक साल में 6 महीना से ज्यादा आप कहां रहते हो? बाहर, या 4 साल में 365 दिन से कम, 365 दिन से कम कहां रहते हो? इंडिया के बाहर, तो आप कहलाओगे एनआरआई। लेकिन आपको वोटर राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिकल राइट, सारे राइट मिले। क्यों? क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो, सिर्फ बाहर रह रहे हो। अब थोड़ा सा देखेंगे इसको, थोड़ा सा अगर तुलना करोगे दोस्तों, मान ले एग्जाम्पल लेते हैं, मान ले 2024 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कोई आदमी, मान ले 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा 2024 में अगर 6 महीना से ज्यादा बाहर रहता, इंडिया के बाहर, तो वैसे व्यक्ति को बोलेंगे एनआरआई। या पहला कंडीशन है, या दूसरा और क्या है? कोई भी 4 साल में, कोई भी लगातार 4 साल में अगर आप 365 दिन से कम, 365 दिन से कम कहां रह रहे हो? इंडिया के बाहर। कहने का मतलब कि आपको एटलीस्ट 365 दिन 4 साल में इंडिया में रहना था। लेकिन अगर मान ले यहां पर हो गया 364 दिन या 363 दिन, अगर 4 साल में आप 364 दिन ही इंडिया में रह रहे या 363 दिन ही इंडिया में रह रहे, इसका मतलब आप क्या है? आप एनआरआई हैं। एटलीस्ट 4 साल में, कोई भी कंजुकेटिव लगातार 4 साल में कम से कम दोस्तों आपको इंडिया में 365 दिन रहना होगा। कोई भी 4 साल उठा लीजिए, मान ले यहां पर 20, 21, 22 के जगह मान ले मैं लिख दूं यहां पर, मान ले दोस्तों लिख देता हूं 24, 23, 22, 21। इन 4 साल में 21 से लेकर 24 के बीच में इंडिया में मुझे कम से कम 365 दिन रहना होगा। अगर हम इंडिया में 365 दिन से कम रहते हैं, इसका मतलब हम कहलाएंगे दोस्तों एनआरआई। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट हो गया किसका? तो आज हम लोग दोस्तों कंप्लीट क्या किए? आज हम लोग दोस्तों पढ़े कि पासपोर्ट क्या है, फिर वीजा क्या है, एम्बेसी का कॉन्सेप्ट क्या था, FRRO का कॉन्सेप्ट क्या था, लोकल पुलिस, फिर दोस्तों हम लोग देख लिए कि PIO क्या है, OCI क्या है और NRI क्या है। सब में टेक्निकल डिफरेंस दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज थोड़ा सा स्लाइड में आप लोग देख लीजिए कि थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से कि सबसे पहले दोस्तों हम पासपोर्ट बताएं यहाँ पे। तो पासपोर्ट दोस्तों यहां पर क्या लिखा? एन आईडी प्रूफ दैट आइडेंटिफाई योर सिटीजनशिप ऑफ पार्टिकुलर स्टेट। मतलब एक प्रकार का आईडी प्रूफ है जो आपको बताता है कि आप किस देश के नागरिक हो। तो ये दोस्तों पासपोर्ट का क्या है दोस्तों? एक परिभाषा, आप इसको हिंदी में वही बात लिखा कि एक पहचान पत्र जो किसी व्यक्ति की राज्य की नागरिकता को प्रमाणित करता है। तो ये था दोस्तों पासपोर्ट। और दूसरा क्या? एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टिकुलर स्टेट दैट शो डिटेल ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है पासपोर्ट का। जस्ट लाइक अ वोटर आईडी ऑफ पार्टिकुलर स्टेट, वही बता रहे हैं। एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पार्टिकुलर स्टेट। अब वीजा। तो वीजा दोस्तों हम क्या बताएं? वीजा आपको जब तक वीजा नहीं मिलेगा आप किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते हो। हम क्या बताएं? अगर मुझे अमेरिका जाना है तो हम दिल्ली जाएंगे अमेरिका के एम्बेसी में और उससे वीजा लेंगे। अगर अमेरिका में दिल्ली के अंदर जो एम्बेसी है अमेरिका का, अगर वीजा देने से मना कर दिया तो मेरे पास पासपोर्ट होने के बावजूद हम अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों वीजा वही बोलता है, विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो ये दोस्तों क्या है? तो एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टिकुलर स्टेट दैट अलाउ परमिट द पर्सन इंटर टू देयर स्टेट। करा किसी भी देश में, किसी भी देश के दोस्तों अगर आप किसी राज्य में जाने की क्या है? एक दस्तावेज है। तो देख सकते हो किसी राज्य की एक पहचान पत्र, आधिकारिक दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को अपने राज्य में प्रवेश या रहने की अनुमति देता है। ये है दोस्तों वीजा। आप देख सकते हो फोटो के माध्यम से कि यूनाइटेड अमेरिका का वीजा। तो अगर आप जाना चाहोगे तो आपके पास वीजा पड़े। वीजा कौन इशू करेगा दोस्तों? ये वीजा इशू करेगा अमेरिका के एम्बेसी जो दिल्ली में है।
और आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। दोस्तों पासपोर्ट आपका है। और ये दोस्तों एम्बेसी क्या होता है दोस्तों, तो एन ऑफिशियल बिल्डिंग ऑफ पार्टिकुलर स्टेट टू अनदर स्टेट इन विच हैविंग डिप्लोमेट एंड एम्बेसडर टू प्रेजेंट देयर गवर्नमेंट विथ सोवरेनिटी। अपने राज्य सरकार को दोस्तों संप्रभुता के साथ, इसको हिंदी में देख सकते हो अधिकारी आवाज, इसमें राजनयिक और राजदूत किसी दूसरे राज्य में अपनी संप्रभुता के साथ उपस्थित हो। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो एम्बेसी का चित्र। ये दोस्तों एम्बेसी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एम्बेसी है। अब दोस्तों इट इज अ लोकल ऑफिस दैट हैंडल द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर इन इंडिया। अभी हम बताएं दोस्तों क्या कि अगर कोई फॉरेनर आएगा तो इंडिया में उसको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इंडिया में दोस्तों आप देख सकते हो उसको जाके FRRO में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर है दोस्तों यही है FFRO। फिर है लोकल पुलिस स्टेशन दोस्तों, जो आपको जाकर परमिशन लेना पड़ेगा लोकल पुलिस में भी अगर कोई फॉरेनर आता है। फिर है दोस्तों ये भी हम लोग देख रहे थे NRI देखे क्या बोले, जो या तो 6 महीना से ज़्यादा बाहर रहता हो। कोई भी इंडियन जो 6 महीना या फिर 183 दिन से बाहर रहता हो, या दूसरा कंडीशन है कि लगातार 4 साल में 365 दिन से कम इंडिया में रह रहा हो, तो दोस्तों क्या कहलाएगा, NRI। अब है दोस्तों पॉइंट डिफरेंट OCI, अभी इसको तो बाद में देखेंगे, आज का पॉइंट नहीं। हाँ यहाँ पर आते हैं PIO, 1999 में दोस्तों आया था। इसका क्या है अभी बताएं, तो स्वयं दे आर देयर एंसेस्टर अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द 1935 ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। यही कॉन्सेप्ट बताएं, चाहे कोई भी जनरेशन का हो दोस्तों, तो ये क्या कर सकता है, कार्ड ले सकता है। इसको हिंदी में भी वही बात लिखा हुआ है कि वो या उसके पूर्वज भारत के नागरिक रहे थे। भारतीय सरकार अधिनियम कब दोस्तों, 1935 के तहत। लेकिन इसमें कंडीशन है कौन कौन देश को नहीं मिलेगा दोस्तों, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान और नेपाल के लोगों को PIO कार्ड नहीं मिलेगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को दोस्तों OCI कार्ड नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट। अब है नेपाल, और इसे बता दिए। आपकी पत्नी को भी दोस्तों मिल सकता है, पति हो या पत्नी हो, स्पाउस हो मतलब दंपति हो, किसी को भी दोस्तों ये कार्ड मिल सकता है। अभी इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर सका। OCI का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, तो OCI बताएं वही। इसमें था दे वेयर फॉर्मर सिटीजन ऑफ इंडिया और डिसेंडेंट ऑफ समवन हुआ। हम क्या बताए थे दोस्तों, या तो वह स्वयं होगा या तो उसके वंशज। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को OCI कार्ड नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों क्या था, दे उनके माइनर, उनके या तो वाइफ को या तो बच्चे को भी ये कार्ड मिल सकता है दोस्तों। तो है दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसको दोस्तों डिफरेंस बिटवीन PIO और OCI नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।